चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा नवनिर्मित गैलरी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष और साथ ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम ने गैलरी का निरीक्षण भी किया। तो उद्घाटन करने की तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी गैलरी का निरीक्षण कार्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैलरी का, विधानसभा की गैलरी का उद्घाटन किया। सतीश महाना जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ थे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ दिख रहे हैं। तो विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी उनके साथ रहे मौजूद। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी, जो कि डेप्यूटी सीएम हैं यूपी के, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे। तो विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के लिए बाकायदा देखिए इसका लोकार्पण किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उनके साथ दिख रहे हैं। साथ ही साथ यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ दिखे। गैलरी का इस उद्घाटन करने के बाद बाकायदा उन्होंने निरीक्षण कार्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। चले बढ़ते आगे। लखनऊ से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है, पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने निरीक्षण करके पूरी जानकारी हासिल की है। विभाग के किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड के संबंध में भी जानकारी ली। पशुपालन निदेशालय के स्टाफ और विभाग से जुड़े रजिस्टर की भी जानकारी उनकी तरफ से ली गई है। तो पशुपालन निदेशालय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री। बाकायदा 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना है, उस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कार्य प्रगति पर है, क्या कार्य किया गया है, किस तरह की तैयारियां हुई हैं, जमीन पर वो कार्य दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तमाम जानकारी कैबिनेट मंत्री की तरफ से लिया गया। विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी ली और स्टाफ और विभाग से जुड़े रजिस्टर की भी उनकी तरफ से जानकारी ली गई है। धर्मपाल सिंह ने निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, 100 दिन का जो टारगेट रखा गया था सरकार की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ी सुस्ती दिखी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सभी कैबिनेट मंत्री अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए काफी एक्टिव दिख रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी खुद पूरी तरीके से वॉच करते हैं, लगातार समीक्षा बैठक करते हैं। देखिए, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि क्यों नहीं पूरा, 100 दिन में पूरा करना है। आपने जो प्रोजेक्ट बताया है मुख्यमंत्री जी को, उसको पूरा करना है। उसी को लेकर लगातार मंत्री भी अब एक्टिव हो गए, बीच में फिर मुख्यमंत्री जी। और ये सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी हर चीजें देखते हैं और कभी भी किसी भी विभाग का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जवाबदेही सबकी तय है। इसलिए लगातार सब मंत्री भी अब लगातार अपने विभागों का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रमुख सचिव है वो भी दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब ये कह के काम नहीं चलेगा कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए या फिर इस चीज में ये एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री खुद पूरी तरीके से सक्रिय हैं, तो विभागीय मंत्री से लेकर सचिव तक सबको काम करना होगा। सीधा मैसेज भेजा गया है जी। तो सिर्फ निरीक्षण का ही काम चल रहा है, जानकारी हासिल की जा रही है, या फिर विभाग की तरफ से काम भी त्वरित गति से किया जा रहा है? विभाग की तरफ से काम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जमीन पर? लेकिन मालूम चला कि कुछ नहीं काम हो रहा है, सिर्फ निरीक्षण के काम चल रहे हैं। 100 दिन के बाद रिपोर्ट में कुछ रहा ही नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज की दहशत तो सबके अंदर है। सब अधिकारी भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे पशुपालन में जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री
जी ने एकदम साफ शब्दों में बताया है कि काम पूरे हो जाने चाहिए और वो खुद निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री सक्रिय हैं, लेकिन आने वाले समय में एक चीज निश्चित है कि आने वाला समय ये बताएगा, जब 100 दिन पूरा हो जाएगा तब सरकार ने कितने काम किए हैं ये देखना होगा, और तब जो रिपोर्ट कार्ड जारी होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। 100 दिन, 300 दिन, इसका ऐसे सरकार ने पूरी 5 साल के लिए लगभग योजनाएं बनाई हैं और उसका क्रियान्वयन की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी चलिए सिद्धार्थ, शुक्रिया, लेकिन नज़र बनाए रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी 3 बजे। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। निचली अदालत में भी चल रही थी जो सुनवाई, उस पर रोक लगी हुई है। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक, निचली अदालत को कोई भी आदेश देने पर रोक लग गया। कल तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर लगी है रोक। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। निचली अदालत को आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी के मसले पर अब कल सुनवाई होगी, 3 बजे सुनवाई होगी। उससे पहले निचली अदालत को किसी भी तरह का कोई आदेश देने से मना कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं पूरी हो जाती तब तक इस पर फिलहाल किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, 3 बजे सुनवाई होनी है। उससे पहले जो जानकारी आ रही है, जो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि निचली अदालत को किसी भी तरह का कोई आदेश देने पर रोक लगा दिया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई फैसला वहां से नहीं आ जाता, तब तक निचली अदालत किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो निचली अदालत को आदेश देने पर रोक लगाई गई है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी का मसला जितना आसान लोगों को दिख रहा था, जितना सुलझा हुआ दिख रहा था, उतना है नहीं। अदालती चक्करों में अब लग रहा है ऐसा कि पूरा ये मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कभी हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ न कुछ याचिकाएं दायर की जाती हैं और हर याचिकाओं पर सुनवाई या तो निचली अदालत या सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो सुनवाई चली जाती है। और इस वक्त जो ऐसा लग रहा था कि निचली अदालत की तरफ से कोई आदेश दिया जा सकता है, तो उससे पहले ही अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब कल 3 बजे सुनवाई होगी। उससे पहले निचली अदालत को किसी भी तरह का कोई आदेश देने पर मना कर दिया गया है। चले बढ़ते हैं आगे। आजम खान की बात करें। आजम खान, उनके परिवार के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, और पता नहीं समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है या नहीं, लेकिन आजम खान उनके परिवार के लिए खुशखबरी है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत यहां पर मिलती नजर आ रही है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आजम को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है और एक ही मामला बचा था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी है। कभी भी आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त, आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी से बड़ा ताल्लुकात, बीच में खटपट और कई तरह की खबरें आ रही थी कि अलग पार्टी बना सकते हैं। अलग पार्टी उन्होंने बना लिया है, किसी को पता नहीं है। समाजवादी पार्टी से दूरी उन्होंने बना रखी है। ये तमाम खबरों के बीच आज जो बड़ी राहत भरी खबर आई आजम खान उनके परिवार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। और 89 मामले उनके ऊपर चल रहे थे, जिसमें 88 मामलों में पहले ही उन्हें जमानत दी जा चुकी है। एक मामला बचा था जिस पर उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। कभी भी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर है, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कभी भी अब जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान।
और 88 मामले में पहले ही जमानत उन्हें मिल चुकी है। 89वां जो मामला था जिसे लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि इन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जा चुकी है। कभी भी आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत आजम खान को दिया गया है। आजम खान जो लगभग कई सालों से जेल में बंद हैं, कई ऐसे मामलों के अंदर उन पर जो कार्रवाई चल रही थी उसमें वो जेल में बंद हैं, लेकिन अब 88 मामलों में जमानत मिलने के बाद जो 89वां मामला था उनके खिलाफ जो चल रहा था उसमें भी जमानत मिल चुकी है और कभी भी अब जेल से वो बाहर आ सकते हैं। और चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। आगरा में ताजमहल के पास शिल्पग्राम में 12 दिवसीय 41वें हुनर हाट का आयोजन शुरू हो गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बता दें कि शिल्पग्राम में 18 से 29 मई तक हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कर रहा है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, मतलब 12 घंटे का पूरा मामला है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हाट में लोग बिना किसी टिकट के प्रवेश कर सकेंगे। तो आगरा से देखिए, इस वक्त आगरा के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, या फिर हुनर हाट में अगर दूसरे प्रदेश या फिर दूसरे ज़िले के लोग अगर शामिल होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक कि बिना किसी टिकट के इस हुनर हाट में शरीक हो सकते हैं। ताजनगरी में 41वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। मुख्तार अब्बास नकवी, एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। शिल्पग्राम में दिखा शिल्प और कला का समागम। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की एक बड़ी कवायद के तौर पर सरकार की तरफ से इसे लिया गया है। बड़ी कोशिश हो रही है और जो स्थानीय लोग हैं, शिल्पकार हैं, जिनके अंदर हुनर है, उनकी इस हुनर को पूरी दुनिया में फैलाने की एक बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से, एक सकारात्मक प्रयास करने की भरसक कोशिश हो रही है। और वहीं जौनपुर की खबर, जहां पर डीएम की गाड़ी के सामने लेटी फरियादी महिला, और इस फरियादी महिला की शिकायत ये है जो आप देख पा रहे हैं। डीएम की गाड़ी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, उसके पहले डीएम की गाड़ी लगी हुई है, उसके सामने ये महिला, फरियादी महिला लेटी हुई है और बाकायदा पुलिस के ऊपर बड़े आरोप लगा रही है। तहसील प्रशासन पुलिस पर न्याय नहीं दिलाने का इनकी तरफ से आरोप लगाया गया। किराकत तहसील में निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम, और डीएम ने एसडीएम किराकत को जांच का आदेश दिया है। तो ये जो जिस महिला को आप देख रहे हैं सड़क पर लेटी हुई हैं डीएम की गाड़ी के आगे, उनका कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस की तरफ से न्याय नहीं दिलाया जा रहा, इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। इसके बाद बाकायदा कलेक्ट्रेट से जब गाड़ी निकली डीएम की, इसके बाद उनके ठीक सामने, गाड़ी के ठीक सामने महिला लेट गई है। और इस पूरे मामले को लेकर अब डीएम की तरफ से एसडीएम किराकत को जांच का आदेश दिया गया और बहुत ही जल्द जांच का आदेश करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। तो जौनपुर की खबर कोतवाली किराकत की है, जहां पर एक महिला इस बात से बहुत ही नाराज दिखी कि बार बार थाने का चक्कर लगाने के बाद भी, बार बार पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था। इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद इन्होंने डीएम की गाड़ी के ही ठीक सामने आकर लेट गई। इसके बाद डीएम ने इनकी बातें सुनने के बाद डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है किराकत एसडीएम को कि आप इसकी जांच करें और जल्द रिपोर्ट सौंपें कि क्या है पूरा मामला। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। विवेक, लोग मजबूर होकर के ऐसा करते हैं, है ना? नहीं तो डीएम की गाड़ी के आगे कोई क्यों लेटेगा? इसकी बात नहीं सुनी जा रही इन महिलाओं की। किराकत में क्या मामला इनका है जो पुलिस की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा था? बिल्कुल, जो पूरा मामला जो है किराकत तहसील क्षेत्र का, जहां पर एक महिला पिछले कई दिनों से थानों का चक्कर लगा रही थी, जिलाधिकारी के दफ्तर का चक्कर। तो आज जिलाधिकारी जो किराकत के जो तहसील का निरीक्षण करने पर एक महिला जो फरियादी जो महिला जिलाधिकारी के वाहन के सामने जो लेट कर अपने जो है विरोध जता, उसके बाद जो जिलाधिकारी ने जो मामले की जाँच का आदेश दिया। फिलहाल जिस तरह से आदेश मिलने के बाद क्या कार्रवाई हुई देखने वाली बात होगी। जी नहीं तो आदेश तो दे दिया गया है कि इस पर आप जांच रिपोर्ट सौंपें, लेकिन ये मामला है क्या? किस तरह का मामला है? जमीन का मामला है या फिर क्या है कि इंसाफ, किस मामले में इंसाफ नहीं मिल रहा है इन लोगों को?
महिला का आरोप है जमीनी विवाद को लेकर पूरा मामला है। इसकी जो है कुछ पड़ोसी जो जमीन कब्जा कर रहे थे, महिला जिस तरह से लगातार अधिकारी के चक्कर लगा रही, महिला ने यही बताया कि ये जिलाधिकारी के दफ्तर का कुछ दिवस में भी जो कई बार प्रार्थना पत्र दी, लेकिन जो है इसको मामले निस्तारण में कई द्वारा जो है सुनी के नहीं गई समस्या को लेकर जो है महिला एक बार फिर विरोध जताई। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो पड़ोस के ऊपर, जिस गांव के लोग रहने वाले हैं, दरअसल उस पड़ोस के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर, गांव के ही जो पड़ोस में रहते हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ज़मीन को हड़प लिया गया है, जबकि ज़मीन इनकी है। बार बार थाने का चक्कर लगाते रहे कि जिसने ज़मीन हड़पी है उससे ज़मीन वापस मिले, लेकिन थाने के लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे थे, इनकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा था। जब थाने का चक्कर काटते काटते लोग थक गए, परेशान हो गए, तो जौनपुर के डीएम की गाड़ी के सामने आकर लेट गए। बढ़ते आगे, झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज के मामले में सीबीआई जांच के मामले पर सुनवाई अब 24 मई को होगी। आज सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि दोनों मामले में कपिल सिब्बल सरकार के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की है और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, इसलिए कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख 24 मई को तय की है। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में माइंस के लिए 88 डिसमिल जमीन हेमंत सोरेन को आवंटित करने के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ कर रही थी। सूत्रों की माने तो इस मामले में ईडी ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कई शेल कंपनियों की जानकारी भी दी है। चले बढ़ते हैं आगे, रांची की एक और खबर। कोतवाली थाने पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। तो वो इस वक्त एक जो खबर हम आपको बता रहे हैं, कोतवाली थाने पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। आचार संहिता उल्लंघन मामले पर कोतवाली पहुंचे हैं। डीएसपी यशोधरा के सामने उन्होंने अपना परिचय दिया। तो रांची पहुंचे हैं, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की वजह वो जानना चाह रहे थे। आचार संहिता के मामले में डीएसपी के सामने उनकी तरफ से परिचय दिया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगा, उसकी वजह क्या हो बताया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आचार संहिता उल्लंघन मामले पर पहुंचे हैं कोतवाली। चले बढ़ते आगे, झारखंड सरकार 2% कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में, जो सरकार की तरफ से लागू किया गया है, कि विरोध में झारखंड व्यापारी संघ के जरिए मंडियों में आवक बंद का चौथा दिन है। राइस मिल की बात करें, दाल मिल या फिर तेल मिलर्स, सभी डिस्पैच कार्य भी बंद कर दिए गए हैं। जो सामान पहले चल चुके थे सिर्फ उनकी ही आवक हो रही है। सभी खाद्य पदार्थों की आवक 90% तक घट गई है। कारोबारियों के मुताबिक पंडरा मंडी में लगभग 80 खाद्यान्नों की गाड़ी की आवक होती थी, लेकिन अब इसका बहुत ही कम गाड़ियां ही बाजार समिति में पहुंच रही हैं। इससे कहीं ना कहीं महंगाई आसमान छूते नजर आ रही है और सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। तो किस तरह से कृषि शुल्क के विरोध में व्यापारी संघ का विरोध हो रहा है। चौथे दिन भी मंडियों में खाद्य पदार्थों का आवक बंद है। व्यापारियों ने बंद कर दिया है खाद्यान्नों का ऑर्डर और 2% बाजार शुल्क का विरोध कर रहे हैं कारोबारी। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, उनको भी इसकी खबर थी कि 15 तारीख तक ही आवक हम लोग है, 16 तारीख से आवक को बंद कर देंगे। उसके बाद भी संज्ञान में नहीं लेने का क्या मकसद है मंत्री जी जाने, तो उनकी बात है, उनको जाने। लेकिन हम लोगों ने इसकी कड़ाई से पूरे झारखंड में आवक को एकदम 16 तारीख से कड़ी से लागू कर दिए हैं कि एक भी गाड़ी 16 तारीख के बाद की लोडिंग नहीं उतरेगी पूरे झारखंड में, हर राज्य भी, हर जिला भी। और चलिए अमरोहा की खबर है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां पर सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं डग्गा मार वाहन। बेखौफ फर्राटा भर रहे डग्गा मार वाहन अवैध स्टैंड बनाकर वसूल रहे हैं मोटी रकम। देखिए किस तरह से बाकायदा इसका कारोबार चल रहा है, जबकि पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। गजरौला से धनौड़ा
दौड़ रहे हैं डग्गा मार वाहन। सीएम के आदेश के बाद भी प्रशासन ने नहीं की किसी तरह की कार्रवाई। अमरोहा की थाना गजरौला क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर डग्गा मार वाहन इस तरह से अवैध तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ता आगे। गाजियाबाद में एक बार फिर पीले पंजे की दस्तक दिखाई दी। इस बार प्रशासन ने भू माफियाओं द्वारा लगभग 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग से कब्जा हटाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी के बाद गाजियाबाद जीडीए काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि मुरादनगर के गांव आसाल्त में आईटीएस डेंटल कॉलेज के सामने 20 बीघा जमीन पर भू माफिया द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे आज डीडीए ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।